बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इब्न आदम पसरूरी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान ऑनलाइन। सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज हम बात करेंगे कौमी असम्बली में एक जो बिल पेश किया जा रहा है आइनी तरामीम के हवाले से। और ये जो बिल है इसका जो बुनियादी तौर पर हदफ है वो पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है और अदलिया में इस्लाहात का इसको नाम दिया गया। और ये बताया जा रहा है कि इस बिल की मंजूरी से जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ जाएगी। और फिर यह है कि चीफ जस्टिस के इंतखाब के लिए जो मोस्ट सीनियर जज का नाम आता था उसकी बजाय 5 सीनियर जजेस लिए जाएंगे और उनमें से एक चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाएगा। असल बात यह है कि एक माह तक तकरीबन नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन होना है और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान के हैं काजी फाइज साहब रिटायर्ड होने जा रहे हैं, उनकी जगह जो सीनियर मोस्ट हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। तो हुकूमत जो है उनसे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात रखती है और कुछ और इदारे भी ये चाहते हैं कि वो किसी तरह से चीफ जस्टिस ना बन पाए, लिहाजा 5 रुकनी एक बोर्ड हो, उसमें से एक पैनल हो, उसमें से चीफ जस्टिस का इंतखाब किया जाए। तो असल बात यह है कि हुकूमत को एक तरह से थ्रेट है और वो थ्रेट है 8 फरवरी के जो इलेक्शन हुए हैं उस हवाले से, उसके जो नताइज निकले और जिस तरह हुकूमतें बनी और जिस तरह इलेक्शन कमीशन का किरदार रहा है और जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने से रोकने के लिए हर कदम उठाया गया, जिसमें से उनका निशान छीन लिया गया, उन्हें जलसे नहीं करने दिए गए, उन्हें जुलूस नहीं निकालने दिए गए, उन्हें रैलियां और इश्तहार शाया करने की इजाज़त नहीं दी गई, रैलियां निकालने की इजाज़त नहीं दी गई। और फिर ये कि वो कार्नर मीटिंग भी नहीं कर सकते थे। तो ये सारा कुछ हुआ, उसके बावजूद जब रिज़ल्ट आया तो वो इंतहाई गैर मुतवक्को था हुक्मरानों के लिए और निगरान हुक्मरानों के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए। तो फिर उस रिज़ल्ट का जिस तरह का नतीजा मुरतब किया गया वो भी आपके सामने है। और फिर जो कामयाब करार पाए थे, कहीं अगर वो हो भी गए बेचारे PTI के लोग, तो दोबारा गिनती में उनको फारिग कर दिया गया। तो ये सारे मामला चलते रहे हैं और मुख्तलिफ तरह से कशमकश जारी रही है, जिसमें अदलिया, इलेक्शन कमीशन, जो हमारा निगरान हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट, सबका कुछ न कुछ किरदार हम समझते रहा है। तो अब जो सूरत हाल बन रही है कि चीफ जस्टिस अगर मंसूर अली शाह साहब आ जाते हैं तो उससे मौजूदा हुक्मरान जो कि मसाइल पर काबू नहीं पा सके, महंगाई अरूज पर है, लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल जो है वो इंतहाई मखदूश है और इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही और यहाँ से इंडस्ट्री बाहर जा रही है और लाखों के हिसाब से जो हमारे हुनरमंद हैं, नौजवान हैं, वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। एक तरह से बेयकीनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो एक सिलसिला चल रहा है। तो जैसे ही मंसूर अली शाह साहब जैसा आज़ाद मंश और गैर जानबदार और इंसाफ पसंद चीफ जस्टिस आ जाएगा तो वो तो फिर और इस हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी और इनका चलना मुश्किल हो जाएगा। तो इस सारे सिलसिले को रोकने के लिए ये एक आइनी तरामीम का पैकेज बाज़ार जो नज़र आ रहा है वो इसलिए किया जा रहा है। और उसमें ये हुआ है कि हुकूमत के पास जो 2/3 अक्सरियत है, नंबर गेम्स वो पूरे नहीं हैं। उसके लिए उन्हें आज़ाद अरकान और ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान और अख्तर मेंगल साहब की मन्नतें करनी पड़ रही हैं। और अख्तर मेंगल साहब ने जो शर्त रख दी है कि पहले 2000 लापता जो बलोच लोग हैं उनको बाजियाब करवाया जाए, सामने लाया जाए, तो फिर हम वोट देंगे। और मौलाना फजल रहमान साहब और उनकी पार्टी ने यह कहा है कि पहले मसवदा दिया जाए और फिर कम से कम 1 महीना होना चाहिए। अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, उनकी पार्टी के जो मरकजी रहनुमा हैं, कि कम से कम 1 महीना चाहिए हमें इस पर गौर करने का। और अगर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनते हैं तो बनने दें, क्या फ़र्क पड़ता है, कई चीफ जस्टिस आए कई गए, तो उसके बाद भी ये तरामीम हो सकती हैं। तो हुकूमत को बहुत जल्दी है। और कभी वो जो गुज़श्ता दिन गुजरा है एतवार, उसमें आपको पता है कि 3 दफ़ा टाइम रखा गया कौमी असम्बली और सैनेट के इजलास का, फिर उसे मुलतवी करना पड़ा, फिर रात गए एक इजलास हुआ और वो चंद मिनट चलने के बाद कहा कि अगले दिन फिर ये इजलास होगा। तो ये एक खींचातानी और जो रस्साकशी
جاری ہے اداروں کے درمیان اور سیاسی جماعتوں کے درمیان، تو یہ ساری اس لیے ہے کہ کسی طریقے سے چیف جسٹس جو نئے چیف جسٹس ہیں متوقع منصور علی شاہ صاحب، ان کا رستہ روک دیا جائے۔ اور پھر خدشہ یہ ہے کہ کہیں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ عمران خان باہر آ گئے، تو اگر عمران خان باہر آ گئے تو پھر تو وہ ظاہر ہے زیادہ اکثریت ان کے ساتھ ہے لوگوں کی، تو وہ پھر نہیں چلنے دیں گے ان حکمرانوں کو۔ ان سارے حالات میں جو سب سے بہترین آپشن ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، اس پہ آپ بھی غور کریں، ہم بھی غور کرتے ہیں۔ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ یہ جو سیٹ اپ ہے یہ تقریباً وائنڈ اپ ہونے کو جا رہا ہے، ناکام ہو گیا ہے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ نئے عام شفاف انتخابات کروائے جائیں اور اس کے ساتھ ہی بلدیاتی انتخابات بھی کروا دیے جائیں، اور جو جیتے اسے ایمانداری کے ساتھ حکومت دے دی جائے تاکہ لوگوں کا اس حکومت پر اعتماد ہو، یہاں انویسٹمنٹ آئے، اور بیرون ملک جو پاکستانی ہیں اوورسیز وہ بھی یہاں اپنی انویسٹمنٹ لائیں، اور دیگر ملک جو ہیں وہ بھی انویسٹمنٹ لائیں، اور حکومت جو ہو اسے عوام کی مکمل تائید حاصل ہو۔ یہ ہے سب سے بہترین آنریبل اور شاندار حل۔ اور دوسرا جو عمران خان کہتے ہیں کہ جی ان کی پارٹی کے تمام لوگوں کو رہا کیا جائے، مقدمات ختم کیے جائیں اور ان کا مینڈیٹ واپس کیا جائے، تو مینڈیٹ واپس کرنے کا مطلب تو یہ ہوگا کہ جب ایسا کوئی موقع آئے گا تو ایک لمحے میں وزیر اعظم جو شہباز شریف ہیں یا وزیر اعلیٰ مریم نواز ہیں تو یہ تو ایک سیکنڈ میں اسمبلیاں توڑیں گے، تو پھر بات تو نئی الیکشن کی طرف جائے گی۔ یا پھر عدم اعتماد کی ایک ہوتی ہے تو اس میں پھر آپ کو پتہ ہے خرید و فروخت شروع ہو جاتی ہے اور کئی مسائل جنم لیتے ہیں۔ تو سب سے بہتر حل تو یہی ہے کہ ترامیم کی بجائے نئے الیکشن کی طرف جایا جائے، اور ادارے جو ہیں وہ تھوڑا کھلے پن کا، وسیع ظرف کا، اور عوام سے ایک عوام پر اعتماد کا اظہار کریں، اور عوام بھی جو ہے ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اداروں کے خلاف کسی قسم کا جو پروپیگنڈا ہے سوشل میڈیا پر یا عام بیٹھکوں میں بیٹھ کر وہ نہ کریں، بلکہ کوشش ہی کریں کہ ایک معاملہ خراب ہوا ہے اور اس کا حل نکلنا چاہیے، اور وہ حل جو ہے وہ ایمیکیبلی ہو اور سب کے لیے ایک طرح سے ایکسیپٹیبل ہو اور سب کو سپیس ملے، اور یہ ملک جو ہے جس طرح بحرانوں کا شکار ہو رہا ہے اس سے نکل آئے، گرداب سے باہر آئے اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ ساری دعائیں، ساری تمنائیں، ساری خواہشیں پاکستان کی سلامتی، پاکستان کے استحکام اور پاکستان کی ترقی کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔